कालेधन कुबेरों के नाम बेपर्दा करने पर वित्त मंत्री की सफाई, कहा नाम बताने में हर्ज नहीं। वित्त मंत्री ने बताई कानूनी अड़चनें। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत। 27 सितंबर से बेंगलोर जेल में बंद थी जयललिता। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से की मुलाकात। मोदी ने टॉप कमांडरों से ली देश की सुरक्षा स्थिति की जानकारी। जरूरत पड़ने पर शिवसेना के साथ जा सकती है बीजेपी। जिया न्यूज पंकजा मुंडे का बड़ा दावा, कहा पार्टी कहे तो शिवसेना से बात करूंगी। कि अगर शिवसेना से बात करनी तो मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। सामना संपादकीय में उद्धव ठाकरे का बयान, कहा जिन्हें सट्टा प्रिय होता है उनको बट्टा जरूर लगता है। शिवसेना ने चैनलों के सर्वे पर भी साधा निशाना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। धनोरा रोड पर करीब 30 किलो लैंडमाइन बरामद। नक्सलियों ने बिछा रखा था बड़ा जाल। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की जूलियट की हत्या पर मचा बवाल। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने वसंत विहार थाने के बाहर किया प्रदर्शन। ओडिशा के बालासोर में निर्भय का किया गया दूसरा परीक्षण। मार्च में यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी में अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में असफल रही थी। भारत वेस्टइंडीज सीरीज अधर में लटकी। वेस्टइंडीज बोर्ड से नाराज कैरिबियन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे बचे हुए मैच। भारत हमेशा से ही शांति का हिमायती रहा है, भले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या फिर चीन। दोनों की नापाक नजरें भारत की ओर हमेशा रही हैं, लेकिन भारत ने कभी पहले हमले की शुरुआत नहीं की। लेकिन जब जब भारत की सीमा पर किसी ने बुरी नीयत डाली तो उसने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। पाकिस्तान लगातार कर रहा सीजफायर का उल्लंघन, बनाता रहा है भारतीय चौकियों को निशाना। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान की आंखें भारत के लिए टेढ़ी ही रही हैं। भारत ने कई बार शांति की पहल की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और रह रहकर भारतीय चौकियों को अपना निशाना बनाता रहा। चीन भी दिखा रहा है भारत को आंख। सड़क निर्माण पर भारत को दी चेतावनी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नीयत भी हमेशा धोखेबाजी की ही रही। भारतीय सीमा पर जहां चीनी घुसपैठ करते रहे हैं, तो अब अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा के पास सड़क बनाने की योजना पर चीन भारत को चेतावनी देता भी दिख रहा है। भारत भी दे रहा मुंह तोड़ जवाब। चीन को भी दिया कड़ा संदेश। भारत ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान को सख्त लहजे में अपनी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी गई। प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, सभी ने पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने की बात भी कही। चीन की चेतावनी को भी भारत ने कड़ा जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि भारत को धमकाने की कोशिश न की जाए। अब भारत सरकार पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर पूरी गंभीर दिख रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुखों से मुलाकात कर निर्देश दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान और चीन को सीमा पर अपनी हरकतों पर लगाम लगाने का कड़ा संदेश मिलता दिख रहा है। ऐसे में क्या अब अपने हरकतों से बाज आएगा पाकिस्तान? भारतीय सीमा पर बंद करेगा गोलीबारी? चीन भी आएगा आदतों से बाज? जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा पाकिस्तान और चीन की भारत की सीमा पर बुरी नज़र के बाद भारत के जवाबी कार्रवाई पर। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या फिर चीन, भारत के साथ दोनों ने हमेशा ही विश्वासघात किया है। भारत ने हमेशा इनके साथ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने हमेशा इसे भारत की कमजोरी समझने की ही भूल की। लेकिन सरकार बदलने के बाद अब भारत का रवैया भी बदल गया है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत पाकिस्तान से सख्ती से पेश आया है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें अभी भी जारी है। भारत
फिर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं। वहीं चीन भी भारत को चेतावनी देते हुए उसे कमजोर मानने की भूल कर रहा है। लेकिन अब भारत सरकार इन दोनों मुल्कों के साथ और सख्ती से पेश आने की रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारे साथ भाग लेंगे चीनी मामलों के विशेषज्ञ सूरज यादव जी, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, विदेश मामलों के जानकार रुमन हाशमी जी और वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र का आज का सफर सरहद नामा। भारत की चेतावनी को नजरअंदाज कर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से कई बयान भी सामने आ रहे हैं। तो दूसरी ओर चीन भी भारत को आंख दिखाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भारत भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री ने की सेना प्रमुखों से मुलाकात, सीज फायर और सीमा विवाद पर की चर्चा। लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन और चीन की चेतावनी के बाद भारत पूरी तरह गंभीर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब सैन्य प्रमुखों से मुलाकात कर उन्हें शायद यही मंत्र दिखाई देते दे रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं। अब इन दोनों मुल्कों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मोदी ने सैन्य कमांडरों को पाक और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर निर्देश भी दिए। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। भारतीय जवानों ने भी दिया जवाब। भारत की ओर से लगातार दी जा रही चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ने की गुस्ताखी कर रहा है। पाकिस्तान ने अब फिर पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के करीब भारतीय चौकियों पर छोटे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने 1 अक्टूबर के बाद जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इनमें 8 लोगों की मौत हो गई और 13 सुरक्षा कर्मी सहित 95 से ज्यादा घायल हो गए। पाक की इस करतूत के चलते करीब 30,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इन हमलों का भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने भी कई पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है और पाकिस्तान में हो रही हलचलों से भारत के हमलों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता भारत, हमले का दिया जाएगा जवाब। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में एक और तो मुंह की खा रहा है, तो वहीं गीदड़ भभकी से भी बाज नहीं आ रहा। अब पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। साथ ही अजीज ने नियंत्रण रेखा पर चल रही गोलीबारी का आरोप भी भारत पर ही मढ़ दिया। भारत को चीन ने दी चेतावनी। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ चीन भी दादागिरी पर उतर आया है। भारत ने जब से अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा पर 2000 किलोमीटर की सड़क निर्माण की योजना शुरू करने की बात कही, तब से चीन आंख दिखाने लगा है। चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा, भारत को विवादित सीमा के मसले को उलझाने से बचना चाहिए। जब तक विवादित सीमा का मुद्दा सुलझता नहीं, ऐसा कोई कदम भारत को नहीं उठाना चाहिए जिससे दोनों देशों के संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो। भारत को कोई नहीं धमका सकता। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सड़क बनाने की सरकार की योजना पर चीन की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि कोई भी भारत को चेतावनी नहीं दे सकता। भारत दुनिया का कोई भी देश वार्निंग इस समय नहीं दे सकता। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है और जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का सवाल है, मैं समझता हूं कि चाइना को भारत के साथ बैठना चाहिए और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने सैन्य कमांडरों से मुलाकात की, उसके बाद ये साफ है कि भारत अब अपने दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन यह मसला अब गंभीर से गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारतीय सीमा पर जब से हमारे भारत में एक नई सरकार आई है मोदी के नेतृत्व में, और यह पूरे विश्व को संदेश गया
कि भारत में एक ऐसा शासन आया है, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा है जो निर्णय लेना जानता है, सार्थक निर्णय लेना जानता है और राष्ट्रहित में निर्णय लेता है। उसके बाद से ही तत्काल हमने ये पाया कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पहले तो उससे लगातार निरंतर सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा। चेतावनी देने के बाद 48 घंटे वो शांत रहे, लेकिन फिर उसकी नापाक हरकतें शुरू हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह उठी कि अब चीन, जो कभी नेहरू को पंचशील के रास्ते पर चलते हुए शांति का दूत अपने को कहता था, उसने जब 1965 में हमारी पीठ में छुरा भोंका था, उसके बाद से लगातार शांति के प्रयास होते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतों के साथ साथ चीन की हरकतें भी सीमा पर नापाक दृष्टि के रूप में बढ़ती चली जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम है और इस पर भारत शांत तो कदापि नहीं रह सकता। हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चेतावनी दी है कि हमें अब कोई धमकाने की कोशिश न करे। वह युग बीत गया जब भारत बिल्कुल शांति के रास्ते पर जब चल रहा था तो उससे कमजोर माना जाता था। अब भारत माकूल जवाब देने की स्थिति में है। लेकिन यह स्थिति, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रूमान हाशमी जी मौजूद हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ। हम सीधे हाशमी जी से जानते हैं कि हाशमी जी, आखिर ये हो क्या रहा है? यह अचानक नई सरकार का केंद्र में आना, एक मजबूत सरकार का आना, जैसा मैंने कहा कि पूरे संसार को संदेश गया है कब एक निर्णायक सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, उसके बाद से पहले पाकिस्तान और अब चीन ये हरकतें आखिर कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो उसका लक्ष्य क्या है या उसका इरादा क्या है? देखिए, वो भी ख़ास बात यह है कि दोनों ही देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये आए थे, इनको इनविटेशन दिया गया जी, और बड़ी ही खैर सगाली की नीयत से आए थे। शॉल वगैरह भी एक्सचेंज हुआ प्रधानमंत्री के साथ, दोस्ताना जो है। और उसके बाद चाइना के चेयरपर्सन आए, वो आए, और उनके जाने के बाद दोनों ही वापस गए उधर से अपने अपने मुल्क। और फिर बॉर्डर पे कशीदगी पैदा हुई दोनों तरफ से जी, चाइना की तरफ से भी अरुणाचल प्रदेश के सीमा में, और पाकिस्तान के तरफ से पीओके में, जो पीओके से हमारा जो कश्मीर है वहाँ पे उन्होंने जो है फायर जो खोल दिया, सीज फायर का जो वायलेशन किया है। तो एक बात साफ है, ये पहले भी जानते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो आज बने हैं जी, लेकिन उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान पिछले कुछ सालों से बन चुकी थी और एक सख्त निर्णय लेने वाले नेता के तौर पर बनी थी। गुजरात के सफल मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय छाप भी अपनी छोड़ी थी, पहचान छोड़ी थी, बनाई। उसको देखते हुए जब प्रधानमंत्री का इन्होंने पद संभाला नरेंद्र मोदी जी ने, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये डर हुआ कि इनको एक सख्त प्रधानमंत्री आया है तो इनके साथ हम सख्त रवैया अपनाएं। अगर हम एक ढुलमुल रवैया अपनाएंगे, एक नरम रवैया अपनाएंगे, तो जो एक डिप्लोमेटिक टेबल पे जो बातचीत होती है वो, क्योंकि माओ ज़ेतुंग ने किसी ज़माने में कहा था कि बॉर्डर पे पड़ोसी के साथ जो है तलवार की झनकार जो है सरहद पर सुनाई देनी चाहिए और टेबल पे बातचीत होनी चाहिए। तो ये कम्युनिस्ट जो सरकार है चीन की, वो इस पे अभी भी कारबंद है। लेकिन जिस तरह से अभी भारत सरकार ने एक सख्त रवैया अपनाया है, इसको देखते हुए, और एक सही रवैया है, पाकिस्तान ने जो फायर खोला इधर, कई हमारे जो गांव भी को भी निशाने पर लिया, सिविलियन आबादी को भी, और जो चौकी आर्मी के उनको भी, उसको जिस तरह से आर्मी ने रिटेलिएट किया, इन जो काउंटर जवाब दिया है सख्त तरीके से, कि बौखलाहट पाकिस्तान में भी फैल गई है। मीडिया भी आवाज़ें उठा रहा है, यूएन में गए शिकायतें लेकर के, जो पीओके में यूएन ऑब्जर्वर हैं वहाँ भी जाकर के पाकिस्तान आर्मी जो है वो जाके वो शिकायत कर रही है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और यूएन ऑब्जर्वर जो है वो ये जांच करे कि सीज फायर का वायलेशन पहले किसने किया, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो एक परेशानी, एक घबराहट तो वहाँ पैदा हो गया है। और चाइना ने जिस तरह से, वो हमेशा हर साल चाइना की एक पॉलिसी होती है कि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है। सीमा विवाद ये है कि वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, और हर साल वो कुछ किलोमीटर अंदर आता है
और आकर के कैंप करके बैठ जाएगा। हमारी सरकार पिछली यूपीए गवर्नमेंट उस पर खामोश रवैया अपनाती रही और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। अभी उसने वही किया, आगे बढ़ करके कैंप यहाँ से चाइनीज प्राइम क्या हुआ है मिनिस्टर हाशमी जी? और अभी जब और भारत फिर सरकार ने घोषणा बैठ गए। की कि बॉर्डर पर वो अपने इलाके में हम सड़क बनाएंगे और तब से वो बेचैन ज्यादा हो गया। जी। और उसके ये- बाद तो मैं ये- आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है एक विश्लेषक के रूप में, आखिर चीन का मकसद क्या है, क्या चाहता है वो? देखिए, चाइना पहले से, आज से नहीं जी। पहले से वो एक रिंग बना करके इंडिया को, भारत को घेरना चाह रहा है। मालदीव, श्रीलंका से लेकर के इधर आपको म्यांमार है, जी। नेपाल है, पाकिस्तान ने कश्मीर का पीओके का कुछ हिस्सा ही दे दिया है चाइना को, और उसकी फौज आकर के पीओके में बैठी हुई है चाइना की। तो एक पूरी तरीका से एक रिंग बना करके एक साजिश चल रहा है कि वो और ये अरुणाचल प्रदेश को जो एक सिस्टर जो स्टेट है, तो चिकन नेक जिसे कहते हैं, वो ये चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को हम किसी तरह से काट के धीरे धीरे बढ़ते रहें। वो अरबियन कैमल की जो एक स्टोरी है कि अरबियन कैमल की स्टोरी के कैमल ने कहा मालिक से कि बड़ी गर्मी है टेंट के अंदर, मैं थोड़ा गर्दन घुसा लूं। मालिक ने कहा कर लो। फिर बोलता है कि वो थोड़ा पीठ भी हमारी ऊंची है, बड़ी गर्मी है। तो पता चला कि कैमल अंदर घुस गया, मालिक बाहर चला गया। तो वो अरबियन कैमल वाली जो स्टोरी है, चाइना वो वही स्ट्रेटजी अपना रहा है और इसका एक सख्त जवाब जो है वो देना होगा, क्योंकि वो चिकन नेक जो है वो चाह रहा है किसी तरह से हम इसे काटे, क्योंकि रेशियल तौर पर चाइना ये मानता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो चूंकि मंगोलाइट्स हैं, तो वो मानता है कि ये हमारे रेस के लोग हैं, ठीक है, और ये हमारे जो है हमारा हिस्सा होना चाहिए। तिब्बत को भी उसने यही मान करके तिब्बत पे कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश पर भी है, सिक्किम पर भी उसको एतराज़ है। सिक्किम भी जब भारत का हिस्सा हुआ उस पर भी उसने एतराज़ जताया था। और एक बात और देखें कि ताइवान को भी चीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। क्यों नहीं ताइवान पे चढ़ जाता है? जी, क्यों नहीं ताइवान, जी हाँ। क्यों नहीं वो ताइवान पे चढ़ता है? वो हमारे यहाँ क्यों घुसता है? इसका मतलब है कि हमारी पिछली सारी पॉलिसी कमजोर रही है। ताइवान को नेटो सपोर्ट है, अमेरिकन सपोर्ट है, सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो ताइवान पे नहीं, हम एटमिक पावर है। अगर ताइवान को अमेरिकन और नेटो सपोर्ट है तो हम एटमिक पावर हैं, हमें क्यों इजाज़त देते कि वो हर कुछ किलोमीटर पे आकर के। तो भारत सरकार को मिलिट्री सॉल्यूशन भी देखना होगा, सिर्फ धमकी की। अगर चाइना अभी जहां पे है उससे 1 इंच भी अगर आगे बढ़ता है तो भारत सरकार, जो भारतीय आर्मी है, गवर्नमेंट को स्टैंड लेना होगा, आर्मी चीफ को फ्री हैंड करना होगा कि आप हालात को देखते हुए सैनिक फैसला वहां पर लें, क्योंकि चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक लंबा लड़ाई झेल सके। वियतनाम वॉर के बाद वियतनाम में जो घुस गया था और वियतनाम को सज़ा देने के नाम पे अंदर में जा करके और काफ़ी अंदर घुस करके वियतनाम को तबाह बर्बाद किया और एक लेसन दे करके वो वापस आए। लेकिन उस वार ने चाइना की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया था। चाइना एक लंबा वार झेलने, अभी रिसेशन चला, इकोनॉमिकल रिसेशन चल रहा है, चाइना में भी रिसेशन आ रहा है। चाइना में आप देखें पेट्रोल जो अरब कंट्री से, गल्फ से पेट्रोल के खरीदता था, उसमें भी चाइना की कमी आई है, उनकी इकोनॉमी कुछ स्लो हुई है। तो एक हफ्ते का भी वार चाइना झेल नहीं सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाशमी साहब के पास आएंगे, पाकिस्तान पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी चीन पर भी बड़ी विषय। अभी 2 महत्वपूर्ण बातें हाशमी साहब ने बताई। एक तो यह कि जब हम लोग एक तिब्बत का मामला आया था उस समय चीन की हरकत, जब सिक्किम का मामला है उस समय चीन की हरकत, और जो इन्होंने बताया वो अर्बन कैमल की बात बताई, धीरे धीरे घुस करके वो पूरा कब्जा करना चाहता है और अरुणाचल पर उसकी दृष्टि है ना। इसमें अंततः क्या होगा? दूसरा, जो चीन की सैन्य शक्ति को और उनके अर्थव्यवस्था के संबंध में हाशमी साहब ने जो बातें की वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वाकई ऐसा है कि अगर भारत रास्ता अपनाता है, जैसा हाशमी साहब ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है कि हमारी सेना कार्रवाई करते हुए अब चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, उन्हें यहीं रोक दे? क्योंकि हाशमी साहब ने खतरा बताया कि अगर अब और उन्हें आगे बढ़ने दिया गया तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो वैसी स्थिति में अगर हम सैन्य कार्रवाई करते हैं, भारत सेना की कार्रवाई करता है, और जैसा चीन की हालत उन्होंने बताई, तो क्या इसका परिणाम होगा? क्या भारत को सफलता मिल पाएगी या फिर 1962 की तरह एक बार फिर हम मुंह की खाएंगे? जहां तक मिलिट्री एक्शन का सवाल है, जी जी,
पर्टिकुलरली चीन और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जी। चीन और पाकिस्तान से हमारी पहले लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान से तो 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। हाँ। और चीन ने 1962 में हमला किया था। और मैं उस वार में मैं बॉर्डर पर था, मैं चीन के खिलाफ लड़ रहा था। जी। तो जो मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट है ये अभी ओपन वार, ये शायद बिटवीन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में यह सिचुएशन नहीं हो सकती। आज आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी यह बताया कि अब आपको ओपन वार, आपको दुश्मन दिखाई नहीं पड़ेगा, पहली बात। लो इंटेंसिटी वारफेयर होगा, दूसरी बात। उन्होंने यह भी कहा कि शॉर्ट वार होगी, तीसरी बात। और उन्होंने यह कहा कि जो पीरियड होगा वार का बहुत ही कम होगा, लिमिटेड होगा। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मामला ये है कि चीन और पाकिस्तान मिलके ये जो कोल्ड वार पहले था यूएसएसआर और अमेरिका का, जिसमें यूएसएसआर को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ और डिसइंटीग्रेट हो गया। मैं समझता हूं कि चीन और पाकिस्तान मिलके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इंडिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री पोजिशनिंग, मिलिट्री फॉरवर्ड पोस्चरिंग, ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत कॉस्टली पड़े। लेकिन हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं है। और जो तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन और इंडिया के बॉर्डर लिपू लेक पास पर, मैं गया था 1995 में, तो लिपू लेक पास पर मैं 7 दिन पैदल चल के पहुंचा था। और जब मैं क्रॉस किया लिपू लेक पास तो विदिन 1 किलोमीटर वहां पर बस मिली और बस में बैठ के मैं फिर चला गया। तो यह जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये उनका एक एडवांटेज है, हमारा डिसएडवांटेज है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे बॉर्डर पर सवाल है वहाँ पर हम कैपेबल हैं। आपको याद होगा कि जब जीपिंग आए थे यहाँ पर और उनके पीएलए आ गई थी और उन्होंने अतिक्रमण किया था, तो उस वक्त हमारी 3 बटालियन मोबिलाइज हुई थी और जो जाके उनके आमने सामने उनको चेक करने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये जो सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि हम कैपेबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी एक स्ट्रांग लीडरशिप है, बहुत मैटर करती है। और तीसरी बात, हम अब इस दिशा में सोचने लगे हैं कि हमको चुप नहीं बैठना है और हमको कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पोस्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 1947 से लेकर के 4 युद्ध तो हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और 1962 में जब हम पंचशील की बात करते थे तो चाइनीज़ ने एक तरफा अटैक किया था, एक तरफा सीज फायर किया था। और उसका मायने यह होता है कि वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जहाँ तक चाइनीज़ का सवाल है, उनकी कैपेबिलिटी का, मैं बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने नॉर्थ वियतनाम पर अटैक किया था तो दे गॉट ए ब्लडी नोज, इसमें कोई शक नहीं है, दे गॉट ए ब्लडी नोज। और मैं यह समझता हूं कि आज के दिन में इंडिया उनको ब्लडी नोज दे सकती है। और जो एस्केलेशन होगा बॉर्डर पर वार का, मैं समझता हूं उसमें ग्रेजुएट हम उतने इफेक्टिवली करेंगे जितना चीन करेगा। ठीक है हाशमी साहब, अब एक जैसे आपने चीन की अर्थव्यवस्था की बात की कि रिसेशन वहां भी चल रहा है, लेकिन एक हकीकत सामने है कि चीन आज विकसित देशों की श्रेणी में है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। हम अभी भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। यह फर्क होता है। और जिस प्रकार जो हमारी अर्थव्यवस्था आज है, यह एक अच्छी संकेत है कि नई सरकार के आने के बाद जो नई योजनाएं बनाई और जो कटिबद्धता इस सरकार ने दिखाई है विकास की तरफ, आज हम शांति के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य है, नई सरकार का लक्ष्य है। तो अगर हम युद्ध में जाते हैं तो यह तो आप भी मानेंगे कि युद्ध में जाने के बाद वो सारा जो प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का, उस पर एक भी खतरा पैदा हो जाएगा। हम आगे बढ़ने की जगह शायद वर्षों फिर पीछे चल जाए। ऐसी स्थिति में हमारे पास अन्य क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, इसमें 2 बात है जी। एक तो ये जो आपने कहा कि एक विकासशील देश है, अभी हम प्रोग्रेस में हैं जी। और अगर वार होता है तो हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो रुक सकता है, उसकी गति धीमी हो सकती है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं जी, उनका एक ये भी मानना है जी कि जंग जो है विकास की गति को तेज कर देता है। जी जी ठीक है जी। और इसका हमने उदाहरण भी देखा है, एग्जाम्पल भी देखा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या सेकंड हो जी, जर्मनी वगैरह, इवन रिसेशन था एक ज़माने में इधर अमेरिका में, इंग्लैंड में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो वार में आया
प्रोडक्शन होने लगे आर्म्स के, हथियार के, रिक्रूटमेंट हुआ आर्मी पर्सन का, तो बेरोजगारी जो है वो दूर हुई जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उस वक्त। तो वार कभी कभी विकास जो है, वार विकास को भी तेज करता है, गति तेज करता है, क्योंकि एक नेशनलिज्म की भावना पैदा हो जाती है। चूंकि हम विकास के प्रति हम जी। सजग ज्यादा हो जाते Yes, हैं। नेशनलिज्म। हासमी जी आपके पास सब आएंगे, साहब आपके पास आएंगे। हमारे पास सूरज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं। सूरज यादव जी, हम जो यहाँ अभी चर्चा कर रहे थे, वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी अब सीमा पर अब हमें आंखें दिखाने लगा है, और इस प्रकार ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर, जैसा भी यहाँ लोगों ने कहा है, कि हमें डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करना चाहता है। चर्चा हुई तिब्बत के मामले की, चर्चा हुई सिक्किम के मामले की। तो ऐसे स्थिति में अब जब चूंकि हमारे रक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया, गृह मंत्री ने भी साफ साफ चेतावनी दी कि अब हमें चीन धमकाने की कोशिश न करे। और आज जो घटना विकास क्रम हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से एक वार्ता की, और जो संकेत मिले हैं संभवतः उन्हें एक प्रकार से छूट दी गई है कि आप निर्णय लो सीमा के मामले में क्या करना चाहिए। एक शुभ संकेत है। आपको क्या लगता है कि चीन का आपसे सीधा कि असली मकसद क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या हमें अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें युद्ध में जाना चाहिए? चीन का मकसद तो बहुत ही स्पष्ट है जी पहली बात तो है कि ये हम देख रहे हैं शुरू से ही जी किस तरह से भारत को घेरने का प्रयास होता है। जी सिर्फ सैनिक मामले में नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स भारत को मिलने चाहिए या तो उन्हें नहीं दिया जाए भारत को, अन्यथा चीन ही उसको ले। यह प्रयास उन्होंने श्रीलंका में भी किया, बांग्लादेश में भी किया, नेपाल को अपने नज़दीक लाने का कितना प्रयास कर रहे हैं ये हम सब देख चुके हैं। और पाकिस्तान से तो उसके संबंध, जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, स्वीटर देन द हनी, यानी कि शहद से भी अधिक मीठा है दोनों का संबंध। वो संबंध मीठा इसलिए है कि दोनों का दुश्मन दोनों के दृष्टिकोण में भारत है, तो भारत को नुकसान पहुंचे इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। कूटनीति भी यही कहती है और उनका तकाजा भी यही है। जहां तक प्रश्न है कि किस तरह से हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, जो भारत ने प्रयास आज शुरू किया, ये तो मैं समझता हूं 1962 से ही शुरू होना चाहिए था। एक सेना के, आज हमारे सैनिक के बहुत वरिष्ठ पूर्व अधिकारी बैठे हैं, ये हम मानते हैं और जानते हैं कि 1962 में जहां एक और चीन के तरफ से अच्छी सुविधाएं थी सीमा तक आने की, भारत के तरफ से कहा जा रहा था कि जानबूझकर हम ऐसी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं कि दुश्मन जब सीमा को लांगे तो सीधे वो हमारे मुख्य शहरों की ओर नहीं पहुंच जाए। तो हम अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे थे, और बाद में संभवतः उनके धौंस में आकर, उनसे दबकर कोई भी एक मामूली जो त्रिपाल उनको सैनिकों को देने ब्लू कलर का दिया गया था, उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। हमारे सैनिक बरसात में, बर्फ में, गर्मी में हर तरह से झेलते हुए बिना भारत सरकार के किसी भी सिंपैथेटिक नजरिया के हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। आज अगर हमारी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से भारत की सीमाओं को बचाने का प्रयास कर रही है, तो यह बहुत ही उल्लेखनीय ही नहीं, इस संबंध में मैं समझता हूं एक स्वागत योग्य कदम है। और जहां तक सवाल है कि क्या हम चीन से सैनिक दृष्टिकोण से मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, यह तो बाद का प्रश्न है। अभी पोस्चरिंग का प्रश्न है। अगर हम पोस्चरिंग में ही पीछे हट जाएंगे तो मुकाबला बाद में क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, आपके पास हम फिर आएंगे। साफ है कि पहले देश फिर विकास। तो अब जो स्थिति है, मुझे मैं आपके पास आ रहा हूं कि भारत की ताकत का बखूबी अंदाजा होते हुए भी पाकिस्तान भारत को ललकारने की गुस्ताखी करता है। साथ ही पाकिस्तानी नेता गिदड़ भमकी और बचकाने बयानों से भी बाज नहीं आ रहे। अब कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बेहद ही भड़काऊ बयान दिया है। कश्मीर के लोगों को भड़काने की जरूरत, भारत के खिलाफ लाखों लड़ाके तैयार, कश्मीर में भारत को दबोच सकता है पाक। कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम लगाता नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से लगातार बचकाने और भड़काऊ बयान भी सामने आ रहे हैं।
अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर बेहद ही भड़काऊ बयान दिया है। एक पाकिस्तानी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों को थोड़ा भड़काने की जरूरत है। साथ ही मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान के लाखों लोग कश्मीर के लिए लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर मुद्दे पर शेखी बघारने वाले मुशर्रफ ने कहा कि कश्मीर में पाक फौज भारतीय फौज को दोनों ओर से घेर कर मारने में सक्षम है। पूरी ताकत है कि जो भी इनके कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम उसका जवाब इनसे डबल दे दें इनके खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला हमला, मुस्लिम और पाकिस्तान विरोधी हैं मोदी। मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें पाकिस्तान और मुस्लिम विरोधी करार दिया। इन दिनों में पाकिस्तान के कई नेता कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलने में लगे हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर पर बेवकूफी भरा बयान दिया था। मुल्तान में एक रैली के दौरान बोलते हुए बिलावल ने कहा था कि वो पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दिलाएंगे। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लवाएंगे। जिस तरह पहले बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर बेवकूफाना बयान दिया, फिर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये मसला संयुक्त राष्ट्र में उठाया और अब परवेज मुशर्रफ का जिस तरह से बड़बोला बयान सामने आ रहा है, ये कहीं न कहीं कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की बौखलाहट को बयान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अब जेल से बाहर आने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ भी बोलने लगे। पहले बिलावल वो लगता है जैसे बिल से निकल कर आके मेरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर सारा का सारा लेंगे, वो जहर उगला। और अब पता नहीं किस राजनीतिवश परवेज मुशर्रफ, जो या तो करगिल के जो मैंने खलनायक थे, वो परवेज मुशर्रफ अब सीधे सीधे यह धमकी दे रहे हैं कि लाखों पाकिस्तानी सीमा पार करने को तैयार है और यह कि कश्मीर में लोगों को, कश्मीरियों को भड़काया जाना चाहिए और यह कि कश्मीर में पाकिस्तान भारत को दबो सकता है। लगता है मियां परवेज मुशर्रफ 1999 की मार को भूल गए हैं और इसके पहले। लेकिन यह महत्वपूर्ण है, बिलावल को बाहर आना, परवेज मुशर्रफ को बोलना, नवाज शरीफ अभी लगता है कि जैसे पर्दे के पीछे चले गए, वो यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये सीमा पार करने की बात करें। इसका मतलब साफ है हस्मी साहब कि पाकिस्तान में कोई बहुत ही अलग किस्म की खिचड़ी पक रही है जिस पर स्वयं पाकिस्तानी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वो या तो सेना की इशारे पर, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो एक हत्या के मामले में जिन्हें जेल में है, वो भी जमानत पर बाहर है, अभी वो बाहर निकल कर को इस तरह की बात की, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी आवाम को वो बरगलाना चाहते हैं और एक बार फिर वो किसी न किसी रूप में वह स्थापित चाहते हैं। लेकिन इसे हम लोग सिर्फ एक उनका आंतरिक मामला लेकर के इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे चीन की जी असल जो आपने बात कही कि मर्डर केस में वो अक्यूज्ड हैं जी, तो मर्डर केस में जुल्फिकार अली भुट्टो भी अक्यूज थे और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इनको ये डर लग रहा है कि कहीं नवाज शरीफ जो है वो इनको भी इस तरह से कहीं फंसा ना ले जी। और लाल मस्जिद ऑपरेशन जो इन्होंने किया था तो वहाँ पे जो टीटीपी है वो इनके जान की दुश्मन है, ठीक है जी। तो इस तरह की बातें करके ये जिहाद रिटोरिक जैसी बातें कि मुस्लिम मोदी मुस्लिम विरोधी है, मोदी इंडियन पाकिस्तान विरोधी है, वो उनको भी सॉफ्ट करना चाह रहे हैं जो इनके खून के प्यासे हैं। तो बेसिकली नवाज शरीफ जो है अपनी जान बचाने चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो उनकी जो सिचुएशन है, नवाज शरीफ भी खुश नहीं है, जो जिस तरह से उसको टॉपल किया था नवाज शरीफ को, हाँ जिस तरह से टॉपल किया था, और नवाज शरीफ को तो टांगने की तैयारी में थे मुशर्रफ। ये तो सऊदी गवर्नमेंट का दबाव था कि एक डील हुआ अंदर खाने के, नवाज शरीफ पॉलिटिकल एक्टिव नहीं रहेंगे इतने साल, आप इन्हें सऊदी भेज दिया जाए, तो वहाँ चले गए, खामोशी में थे, कोई पॉलिटिकल बयान वहाँ से वो नहीं दे रहे थे सऊदी से। तो ये इनकी तो जान बच गई थी नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ ये बात अच्छी से जानते हैं कि इनको टांगने की तैयारी कर दिया था मुशर्रफ ने, और अब मुशर्रफ इनके पंजे में आ गए हैं, तो मर्डर केस का मुकदमा झेल रहे हैं। ऊपर से लाल मस्जिद के जो टीटीपी पूरा ऑलरेडी अटैक किया था, तो उससे भी ये राम करना चाह रहे हैं, जो वहाँ के उग्रवादी है, इस तरह का बयान दे करके अच्छे से जानते हैं। और ये कहते हैं कि थोड़ा सा भड़काने की जरूरत है। अरे थोड़ा क्या, ये तो 20 साल से भड़का रहे हैं। JKLF को इन्होंने आर्म्ड किया, बिल्कुल अमानुल्लाह खान वहाँ आज़ाद कश्मीर में जाके बैठा हुआ,
और अलग लश्कर को उन्होंने तैयार किया और नहीं, मुजाहिदीन को तैयार किया। जितनी आतंकवादी गतिविधियां हैं, सारे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र वहां पर हैं। थोड़ा सा भड़काने की क्या बात है, ये तो लंबे समय से इस कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हें ये चीज़ याद रखना चाहिए पाकिस्तान रिजिम को कि ये वही कश्मीरी अवाम हैं, ये थोड़े नाराज हैं लेकिन नाराज़गी अपनों से ही होती है। ये वही कश्मीरी अवाम है जो 1946 में जब पाकिस्तान ने कबायली के भेष में जब 47 में जब हमला किया था, तो यही कश्मीरी अवाम ने खबर किया था कि कबायली आए हैं। तो वो अपने को भारत से जोड़ते हैं अवाम जो है। और पीओके में जो हालत है वहाँ की अवाम का, पहले ये उसकी खबर लें, पहले वहाँ के लोगों को देखें ये। और ये जो कश्मीरी अवाम है वो पहले भी भारत के साथ थी, आज भी भारत के साथ है। कुछ जो ये उन्होंने कहा थोड़े भड़काने के, तो लंबे समय से भड़काते रहे हैं। पॉलिटिकल जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो रहते हमारे यहाँ हैं। बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी, बोलना नहीं चाहिए, मतलब गिलानी साहब को जैसे है, वो भारत में दिल्ली में आके इलाज कराते हैं, पॉश एरिया में दिल्ली में रहते हैं वो, और बातें करते हैं वो पाकिस्तानी सपोर्ट की बातें करते हैं। तो कश्मीर की आवाम ये भी देखती है कि उनको भड़काने वाले जो लीडरान हैं, जो पाकिस्तान के पे रोल पे हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन से जो पेरोल पैसे उठाते हैं, लेकिन वो दिल्ली के पॉश एरिया में रहते हैं और दिल्ली और भारतीय सुरक्षा गार्ड के सिक्योरिटी में रहते हैं जब वो दिल्ली में रहते हैं। इस चीज़ को कश्मीर की आवाम भी जानती है, समझती है। एक महत्वपूर्ण बात आई, जैसे बड़ा अच्छा कहा हाशमी साहब ने कि मियां मुशर्रफ कह रहे हैं कि कश्मीर में लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की जरूरत है। भड़का तो रहा बहुत पुरानी बात, लेकिन कश्मीरी उनके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई कि भावनात्मक रूप से अब पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ, विशेषकर हमारे नए प्रधानमंत्री के खिलाफ वो जहर जो उगला उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान विरोधी है और मुस्लिम विरोधी है। सीधे सीधे वो सांप्रदायिक स्तर पर चले गए। यह भी मालूम है अच्छी तरह से कि बंटवारे के समय से लेकर आज तक जो हमारे सांप्रदायिक दंगे हुए, वो प्रमाण मौजूद है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा हुआ है। चाहे आतंकवादी करे या कोई करे, आतंकवादी उनके यहाँ प्रसिद्ध है, लेकिन इस रूप में जब वो सामने आ रहे हैं कि हर तरह से वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बरास्ता कश्मीर, इसका जवाब राजनीतिक तौर पर हमें कैसे देना चाहिए? पहली बात तो ये है जी कि जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी है पाकिस्तान की, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक ऐसा अफवाह दुनिया में फैला दिया था लोगों ने, और पाकिस्तान ने खास तौर से, तमाम लोग, यहाँ की राजनीतिक दल भी, और उनको वीसा डिनाई हो गया था अमेरिका से। और एक वो बहुत बड़ी शायद साजिश थी। लेकिन अब पूरा विश्व समझता है कि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, और उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मुसलमान भारत के लिए ही मरेगा और भारत के लिए ही जिंदा रहेगा, भारत के लिए ही मरेगा। राष्ट्रभक्त है, भारतीय मुसलमान राष्ट्रभक्त है। और उन्होंने यह भी कहा कि ISIS इसको बहका नहीं सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि मुशर्रफ साहब के जो अभी बयान आया है उनका, तो 4 बिंदु हमको लगते हैं, और 2 उसमें ऑब्वियस हैं, और 2 हमको ये लगते हैं कि शायद एक न्यू टर्न है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी के अफसर जितने हैं, वहाँ के पॉलिटिको लीगल सिस्टम के ऊपर हैं। पॉलिटिको लीगल सिस्टम उनको उस दायरे में आते नहीं हैं, इसलिए जवाब हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी भी मुशर्रफ ये कन्फाइंड टू हिज प्लेस है, वो उनको शर्त पर जेल में नहीं रखा गया है, शर्त के मुताबिक। बिल्कुल। और वहां पर टीवी जाके और वो देश के लिए, उस देश के लिए उसकी सिफारिश में बयान दे रहे हैं, तो इसका माने यह है कि वहां राजनीतिक दल और उनके प्राइम मिनिस्टर वो कहीं स्टेज पर है ही नहीं। सबसे एक और मजेदार बात है पाकिस्तान की कि जो मैं कहता हूं कि हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। उसका एक एग्जाम्पल भी है, बड़ा जिंदा एग्जाम्पल है कि स्टेट
जो है वो की प्रॉपर्टी होती है, राष्ट्र की जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। वो अगर स्टेट चाहता है तो कहीं भी लैंड एक्वायर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में स्टेट की प्रॉपर्टी भी है वहाँ पे लैंड जो है, और आर्मी की भी प्रॉपर्टी है। आर्मी भी जहाँ चाहे पाकिस्तान में लैंड एक्वायर कर सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो सिर्फ स्टेट का मामला है। वहाँ पर दो और दायरे हैं पाकिस्तान के आर्मी के। अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बहुत अच्छा अंजाम देते हैं, जैसे कादरी और इमरान खान का एग्जाम्पल है। जब नवाज शरीफ साहब कुछ यहाँ से गए और कुछ बातचीत ऐसी की जो इनको लगा कि भाई पाकिस्तान का तो आर्मी का कम हो रहा है, तो उन्होंने उनको उकसा दिया। एक तो यह सिस्टम है, और दूसरा उनके यहाँ जो और बड़ी बात है वो ये है कि जितने भी उनके फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स की कोई भी शुरुआत या पहल इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान में है तो उनको क्लियरेंस लेना पड़ता है नवाज शरीफ साहब को आर्मी से। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब कहीं बहुत ही बैक बर्नर पर हैं आज, और परवेज मुशर्रफ का आगे आना, यह बयान देना, ये एक नया ट्विस्ट है। और आर्मी के चीफ ने नहीं बयान दिया, एक पुराने अपने जान से दिया। दूसरी बात यह है कि शायद उनको ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो हम लोग रिटेलिएट करेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शॉक हो गए। और तीसरी बात यह है कि यह कन्फर्मेशन, तो एक बड़ा कन्फर्मेशन है कि टेररिज्म, ट्रांस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर और इंसाइटिंग और पब्लिक, ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है। और मैं चौथी बात कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के लिए अब ये बहुत बड़ा समय आ गया है जबकि भारत भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इंसाइटिंग पाकिस्तानीज, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। शायद हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और किसी बात से मानेगा नहीं, और जब तक पाकिस्तान को यह नहीं समझ में आएगा कि हम उसको हर फ्रंट पर अटैक करेंगे, तब तक वो करता रहेगा। एक पॉइंट और उठा था, उस पर मैं कहना चाहता हूं। आपने प्रश्न पूछा था कि वार और इकोनॉमी, इनमें क्या संबंध है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व का यही एक्सपीरियंस रहा है कि वार डैमेजेस द इकोनॉमी, क्योंकि अब आप देखिए रशिया का स्कॉर्चर पॉलिसी उन्होंने अख्तियार किया तो बड़ा हो गया था। इट टुक थ्री डिकेड्स फॉर देम टू रिकवर। जर्मनी को हमारा भी देखिए 1971 के युद्ध के बाद नहीं, कहाँ पीछे चले, 62 के बाद प्राइसेस शुरू हो गई। तो वार और इकोनॉमी, इनका ये आपस में साथ नहीं चलते हैं। इकोनॉमी गोज बैक, लेकिन देश महत्वपूर्ण है नहीं, वो मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस हो सकता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। आपके यहाँ कई लाख करोड़ के इंपोर्ट होते हैं, आपके यहाँ कोई चीजें बनती नहीं हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपके यहाँ ये चीजें बनने लगेंगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट चेन, आपका प्रोडक्शन, आपका एक्सपोर्ट, ये तमाम चीजें बनेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी का भी शायद ये ख्याल है, क्योंकि इनिशियली तो अरुण जेटली जी, मोदी जी ने कहा था कि हम 100% एफडीआई करेंगे डिफेंस में, लेकिन उसको 49% किया कुछ पॉलिटिकल रीजन से या जो भी है मैनेजमेंट रीजन से। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भारत को प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस के रिक्वायरमेंट हैं वो हम इंडिजनाइज करें, और इंडिजनाइज करने के बाद हम इंश्योर करें कि हमारा इंडिजनाइजेशन जो इसका टेक्निकल लेवल है वो इट इज एट पार विद द मोस्ट मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न इंडस्ट्री इन वर्ल्ड। बहुत वैसे अभी आप लौटेंगे फिर आप मैं बोलना चाहूंगा, मुशर्रफ जी ने जो बयान दिया जी, एक दिलचस्प बात होगी कि ये वो चीन के में धार्मिक मामलों में किस तरह की उन्हें आज़ादी है वहाँ के लोगों की, वहाँ जो मुसलमानों की क्या स्थिति है, इस पर अगर वो बोलते तो मैं समझता हूँ कि भारत को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ उकसाने की, और पाकिस्तान आंख मूंदे रहता है
कि चीन में मुसलमानों की क्या स्थिति है, क्या उन्हें बुर्का भी पहनने की आजादी है कि नहीं, वो हिम्मत नहीं कर सके। यादव जी आपके पास हम आएंगे। यादव जी, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया, चीन ने वहां पर डेमोग्राफिक बैलेंस अपसेट कर दिया। बिल्कुल। डेमोग्राफिक बैलेंस, चीन का हमेशा कल्चरल अटैक, ये उनका मिशन है, तिब्बत में किया और यूहीर्स के साथ यही किया। बिल्कुल। अब आपके पास आएंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जी। अब हम सीधे सुरेश जी के पास चले। सुरेश जी, आज हमारी चर्चा का मुद्दा यह है कि केंद्र में जब से नई सरकार अर्थात मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, उसके बाद से पहले तो पाकिस्तान और फिर अब चीन भी हमें आंखें दिखाने लगा है। दोनों की हरकतें इतनी बढ़ गई है कि हमारे रक्षा मंत्री को और हमारे गृह मंत्री को उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि हमें कमजोर नहीं समझाए और हमें कोई धमकाने की कोशिश न करे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सेना के तीनों प्रमुखों की बैठक ली, उससे पूरे देश में यह संदेश तो गया कि यह जो सरकार है, एक निर्णायक सरकार है, को किसी गीदड़ भपकी के सामने, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत अब झुकने वाला नहीं है। सीमा पर जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया और जब चीनी सैनिक हमारे अरुणाचल तरफ घुसे थे, उन्हें वापस जाने को मजबूर होना पड़ा था। तो अब लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना होने के बावजूद बार बार जो आंखें दिखा रहा है, आखिर चीन का, पाकिस्तान की चर्चा हम लोग, चीन का मकसद क्या है? और ऐसी स्थिति में अब क्या हमें एक निर्णायक युद्ध की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? सुरेश जी। ऐसा है जी, मैं युद्ध का पक्षधर कभी नहीं रहा हूं जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि शांति और अमन के लिए ताकत की जरूरत है। जो ताकतवर जब बोलता है शांति और अमन की बात, तो उसको ध्यान से सुना जाता है। कमजोर आदमी जब शांति और अमन की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। और चीन और पाकिस्तान पिछले कई दशकों से एक आदी से हो गए थे कि हिंदुस्तान तो कुछ करेगा नहीं, तो हम अपनी मनमानी करें जी। और एक तरह से उसको स्वीकार्यता भी मिल गई थी। अगर आप देखेंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते किसी और विश्व के राजधानी में जहां पाकिस्तान के नेता इधर आके हमारे देश में जो अलगाववादी तत्व है उनके साथ हमारे राजधानी में, हमारे छाती में बैठकर उनसे बातचीत करते थे, और उसको हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने भी स्वीकार कर दिया, हमारे सारे पार्टियों ने भी स्वीकार कर दिया और कह दिया कि इसमें क्या बात है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन इस नए सरकार के आने के बाद रूल्स ऑफ द गेम रीड्रॉ होने लगा है। अब ये बता दिया कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे राजधानी में आकर मेरे देश को अलग करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आप मिल बैठकर बात कर सकते हैं, ये अब नहीं होने देंगे। इसलिए जैसे ही हुर्रियत के साथ बातचीत की प्रयास की, आपने देखा कि यहां से हमने विदेश सचिव स्तर का बातचीत को हमने बंद कर दिया। तो मुझे लगता है इसी तरीके से चीन का भी, आप इस बात का, आपने एक सवाल पूछा कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद आप क्या है? याद रखिए जी कि अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिडिफाइन करने के प्रक्रिया में लगे हुए हैं जी। और जब हम LAC को प्रॉपरली डिफाइन करने के प्रक्रिया में लगे हैं, चीन चाहता है कि वो बार्गेनिंग की पोजीशन में रहे, और बार्गेनिंग की स्थिति में वो तभी आ सकता है जब ज्यादा से ज्यादा हमारे जमीन को वो कब्जा कर सके। तो ये जो चुशूल में कर रहे हैं और देप्सांग में कर रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, अरुणाचल में, लद्दाख में, उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारा उनके कब्जे में रहे, ताकि जब एक्चुअल कंट्रोल की LOC का जब नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगा, तो उस वक्त वो अपना दावा ज्यादा से ज्यादा जमीन पर ठोक लेकिन वही अगला सवाल यही है कि कुछ समय कम है। और आपको एक ताज्जुब की बात की तरफ मैं जरूर ध्यान आकर्षित करूंगा कि पहली बार हुआ है इतने सालों में। हाँ बोलिए जी, हाँ बोलिए जी। कि पहली बार हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति को अपने सेना को बताना पड़ा, PLA को, कि आप अनुशासन में रहिए, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी,
अगर चीन के अगर माओ जेडुंग के बाद अगर कोई नेता वहां इतने ताकतवर रहे हैं तो वो जी जिनपिंग हैं। और जी जिनपिंग को अगर ये कहना पड़ रहा है तो चीन में भी जो है परिस्थितियां बदल रही है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। अब चूंकि समय कम है, प्रेम साहब एक सवाल आप दोनों से संक्षेप में कर, और आप ही यादव जी लगे तो बताएंगे। ये हम लोगों ने चर्चा की जिस तरह से चीन और पाकिस्तान, उनके इरादे साफ हैं, जैसा कि सुरेश जी ने बिल्कुल सही कहा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीन हमारे भूभाग पर कब्जा रखना चाहता है ताकि जब नेगोशिएशन हो तो उनका दावा मजबूत हो। लेकिन इन सबों के बीच चुप चर्चा बीच में आई पाकिस्तान की विदेश नीति की। यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का विदेश नीति भी अमेरिका तय करता है, यह सभी परिचित है। ऐसी हालत में अगर युद्ध की स्थिति बनी, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लेकिन जैसे हो रहा है कि भाई पहले हमारा घर सुरक्षित रहेगा तब हम विकास की बातें करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पहले अपना देश पहला है, तो उसको रोकने के लिए सीमा पर हम उनको आगे बढ़ने कदापि नहीं देंगे। और वो उकसाता है तो हम युद्ध में भी जा सकते हैं, हमारी सेना रिटेलिएट करेगी। तो वैसी स्थिति में संक्षेप में जाना चाहेंगे, अमेरिका किसका पक्ष लेगा, क्या लेगा? ब्रिगेडियर साहब आपको याद होगा 62 के युद्ध में आप रहे हुए हैं, याद कीजिए 7th फ्लीट के मूवमेंट है ना, वो अभी भी हमारे जहन में है। 71 में 71 में, हाँ वो बात कही, वो अभी भी हमारे जहन में है ना। वो उस स्थिति में जब ऐसी बात होती है, अमेरिका का जो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि शायद जो भारत के साथ भी जो उसके आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ है और जिस तरह से अनेक समझौते हुए हैं, बल्कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने तो बिल्कुल वो जो न्यूक्लियर पावर डील के लिए पूरी सरकार के अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया था। वैसी हालत में शायद अमेरिका अब उस हालत में नहीं है कि भारत की उपेक्षा कर सके, लेकिन इसीलिए उसकी भूमिका काफी महत्व रखती है। आपकी दृष्टि में वो किसका पक्ष लेगा या उसकी भूमिका क्या रहेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दोनों शामिल कर लूंगा, चीन और पाकिस्तान। 1962 में 1962 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह पहल की थी, जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आपकी हम एक पूरी माउंटेन डिवीजन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं और उनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं चीन के खिलाफ। हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त पॉलिसी कुछ और थी। यह अमेरिका का उस वक्त था। मैं समझता हूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका को चूज करना पड़े, अगर कोई बेलिजरेंसी हो चीन से भारत के खिलाफ, तो शायद अमेरिका का एक पहलू रहेगा, वो हमारे साथ ही रहेगा, खिलाफ नहीं होगा। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो 7th फ्लीट का मूवमेंट का सवाल था, वो बात अलग थी। आपको मालूम होगा कि अमेरिकन लीडरशिप मिसेस इंदिरा गांधी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करती, बिल्कुल ये आपको मालूम होगा। लेकिन अब मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमेरिका यह रियलाइज करता है कि शायद हिंदुस्तान में खुद जो लीडरशिप है वो खुद इस बात पर सचेष्ट है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम डेवलप करें, हम उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, हमारा इंटरनल संगठन अच्छा रहे। और मैं ये समझता हूँ कि एक कहावत है कि धर वहिया बल आपनी, आपने अगर आपके खुद हाथ मजबूत नहीं होंगे तो कोई आपको मदद नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। तो आप कुछ बोला? नहीं, मैं भी एक सेकंड, समय समाप्त हो चुका, बोलिए। जी, ये जो आपने प्रश्न किया बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का चीन के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है और इधर भारत के साथ वो संबंध अच्छे बनाने के लिए तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं उनके लिए बड़ी एक हरक्यूलियन बहुत बड़ा चॉइस होगा कि हम क्या करें। लेकिन एक चीज जरूर है कि अमेरिका इस बात में माहिर है कि दोनों पक्षों को वो हथियार बेचेगा, ऐसे वो करता आया है। इंपीरियलिस्ट स्टेट्स का ये नेचर रहा है, युद्ध उनके लिए एक सौदा करने की स्थिति होती है, वो एक सौदागर की भूमिका निभाता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे कि सीमा पर जो तनाव की स्थिति जानबूझकर पाकिस्तान एक नापाक इरादे के साथ कर रहा है और चीन भी, वो भी जो आगे बढ़ रहा है उसका भी इरादा साफ है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे भूभाग पर कब्जा चाहता है। क्योंकि जब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, उस पर जब नेगोशिएशन हो तो उसका दावा और मजबूत हो सके या दावा बढ़ा सके। लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो भूल गए हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत एक मजबूत देश ही नहीं है, एक मजबूत इरादे वाला भी देश है, एक मजबूत नेतृत्व केंद्र में आ चुका है। जो हम शांति के पक्ष में तो हैं,
शांति की दिशा में चलते हैं, हर के साथ अमन शांति चाहते हैं, लेकिन अब हमारी ओर से, भारत सरकार की ओर से साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि आंखें अगर दिखाओगे तो आंखें निकालने की स्थिति में है। यह संदेश बिल्कुल साफ है। अब लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो अमेरिका कहती है, चूंकि पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन दो सुपर पावर हुआ करते थे, जैसा वो रह गया, अब एक अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की अपनी मजबूरी है। जैसे सौदागर की भूमिका, तो सबसे बड़ा बाजार जो हिंदुस्तान है उसकी अपेक्षा अमेरिका नहीं कर सकता है। ऐसा में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की विदेश नीति वैसे तय होगी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और अंततः चीन को और पाकिस्तान को भी भारत के सामने झुकना होगा, बातचीत के टेबल पर आने होगा, समझौता करने होगा, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ, शब्दों के साथ आज की चर्चा में यहाँ विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए विषय पर अपने अतिथि विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।